नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। कांकेर की बहुचर्चित रावघाट लौह अयस्क परियोजना, जिसे बस्तर के विकास और रोजगार की बड़ी उम्मीद मानी जा रही थी, अब गंभीर सवालों के घेरे में है ये योजना। आरोप है कि बिना अनुमति लौह अयस्क परिवहन के लिए आरक्षित वन क्षेत्र में सड़क निर्माण के दौरान बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गई, जबकि आवश्यक वन अनुमति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मामले के सामने आने के बाद वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है और कुछ वाहनों को भी जब्त किया गया है। हालांकि इस मामले में निगरानी व्यवस्था और विभागीय भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक अनूप नाग ने सरकार और परियोजना प्रबंधन पर जंगलों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। अब इस पूरे मामले ने विकास बनाम पर्यावरण की बहस को फिर से तेज कर दिया है। आखिर नियमों का पालन हुआ या नहीं और जंगलों को हुए नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। नक्सलवाद के चलते बस्तर के जो जंगल है वो किसी न किसी तरह से बचे रहे। पहले बस्तर के जंगलों में गोलियों की गूंज सुनाई देती थी। अब नक्सलवाद खात्मे के बाद बस्तर के हरे भरे जंगलों में कुल्हाड़ी की जो चोट है वो सुनाई देने लगी है। कांकेर जिले से एक ऐसी खबर आई है जिस खबर ने सवाल उठा दिया है कि आखिर पर्यावरण को लेकर के क्या क्या लोगों की सोच है और लोग कितने चिंतित हैं। बीएस टीवी जो इस वक्त है वो कांकेर जिले के उस इलाके पर है जहां पर कच्चे लोहे का भरपूर मात्रा है और जहां से कुछ दिनों बाद कच्चे लोहे का उत्खनन होना है। बीएस टीवी इस वक्त जो है रावघाट इलाके में है और रावघाट इलाके में होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो रावघाट है वो कच्चे लोहे के परिवहन के लिए रास्ता बना रही है और इस रास्ता बनाने के चलते उसने लाखों हजारों जो इमारती पेड़ है, जलाऊ लकड़ी पेड़ है, उनकी बलि चढ़ा दी। मैं अपने पीछे तस्वीर दिखा दूं, ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये साल के बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं जिनको कटाई किया गया है और कटाई करने के बाद उनके ये जो ठूंठ है, पुराने वृक्ष हैं जिनको पनपने में कितना एक लंबा वक्त लगा, जिसके बाद ये एक विशाल काय पेड़ बन पाए और पेड़ बनने के बाद आज उनकी बलि चढ़ा दी है। इसके बारे में हमने जो अपने सोर्स है उनसे कुछ जानकारी प्राप्त किया है कि साल 2010-12 में जो बीएसपी है उसने इस जंगल के भीतर से रास्ता बनाने के लिए एक आवेदन किया था। वो मामला भी अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है वहां पर, लेकिन उस पर आज तक पहल नहीं हुई है और पहल नहीं होने के चलते वो मामला अटका पड़ा है। लेकिन बीएसपी ने मनमानी करते हुए जहां पर उनको रोड बनाने के लिए जो जमीन देना था उस जमीन पर सड़क न बना करके वो अपने मनमर्जी से सड़क बनाने का काम चालू कर दिया है और उसके चलते ये लाखों पेड़ काटे गए हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि उसको 15.70 हेक्टेयर जमीन देनी है, लेकिन जिस कक्ष क्रमांक में उनको जमीन मिलना है उसको छोड़ करके उसका बनाया है और बिना अनुमति के। इसके बाद ये जब मामला सामने आया तब वन विभाग में हड़कंप मच गया है। हड़कंप मचने के बाद अब जो है वन विभाग के जुबान पर ताले लग गए हैं कि आखिर कैसे उनकी अनुमति के बगैर इस हरे भरे जंगलों में रास्ता बनाया जा रहा है और कैसे यहाँ पर इन पेड़ों की कटाई की गई है। हमने जब इस पूरे मामले को लेकर कुछ पड़ताल किया तो पड़ताल में ये मामला सामने आया और जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे ये बातचीत करने की कोशिश की। जैसे ही मामला बाहर निकला है उसके बाद वन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने अपने तमाम अमले को खामोश रहने की मौखिक आदेश दे दी है। जब हम इस वक्त यहाँ पर पहुंचे थे तो वन विभाग के कुछ कर्मचारी थे, लेकिन जैसे ही उसने मीडिया को देखा, मीडिया को देखने के बाद वो जंगल के भीतर छुप गए। ये देखने वाली बात होगी कि वन विभाग आखिर भिलाई स्टील प्लांट के खिलाफ किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई करती है, क्योंकि जब कोई एक आम आदमी जो आरक्षित वन है वहां पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। अब कानूनी कार्रवाई का इंतजार है कि आखिर कार्रवाई कब तक होती है। प्रकाश कुमार, बीएस टीवी, रावघाट, अंतागढ़। हमारे साथ फोन लाइन पे पूर्व विधायक अनूप नाग जी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ में विधायक सावित्री मंडावी जी भी जुड़ी हुई हैं। सावित्री, जानकारी आप तक भी पहुंची होगी, जिस तरह से सड़क निर्माण के नाम पर इतने सारे पेड़ काटे गए हैं, क्या कहेंगी आप? क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है रावघाट परियोजना को लेकर? हाँ जी, हाँ तो नमस्कार जी। ये है कि जो रावघाट खनन क्षेत्र है कि वहाँ पर किया गया है, वहाँ पर कई सैकड़ों पेड़ कटाई भी कर दी। ये माइनिंग एरिया ये कथित था कि
अनुमति के बिना हम्म 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण इन लोगों ने किया है। हम्म लेकिन इन्होंने ना वन विभाग से ना गाँव वाले से किसी से भी परमिशन नहीं लिया है। हम्म तो कहीं ना कहीं ये कंपनी जो यहाँ पर माइनिंग से एरिया खोल रहे हैं, तो ये इनके पर भी गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े हो रहा है। हम्म यानी इतनी बड़ी, यानी स्थानीय जो वहाँ के स्थानीय नागरिक है और जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ पर जितने भी सावित्री जी, प्रेमी कब जो जानकारी मिले आपको और कैसे वन विभाग को मालूम नहीं पड़ा कि इतने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं? नहीं, वही तो ये नहीं हो क्या रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में चाहे बस्तर से लेकर सरगुजा जिले तक इतने अवैध रूप से वे तो वन विभाग जो है वे वनों की कटाई कर रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगा भाई साहब, हमारे निर्दोष आदिवासी एक छोटा सा लकड़ी काट के लाते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। और इतना बड़ा इतने सैकड़ों पेड़ कटाई हो रही है, उनको वन विभाग को मालूम नहीं है कैसे हो सकता है। और ये ना इतने धड़के से कटाई हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सभी में रोष है, नागरिक हैं, वहाँ के लोग ईसाई लोग हैं। और एक यहाँ पर जो हमारा बहुल्य छत्तीस आदिवासी क्षेत्र है पूरा, तो वहाँ की इतनी संपदा जो है, इतना नुकसान हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है सावित्री जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ अनूप नाग जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं। अनूप जी, क्या कहेंगे जिस तरह से इतने बड़े पैमाने पे पेड़ों की कटाई हुई है? विधायक जी को सुने थे आप, सावित्री जी खुद भी कह रही है कि परमिशन नहीं लिया गया और बिना परमिशन के पेड़ों की कटाई की गई है। जी, हमारे भानु प्रताप और विधायिका जी का कहना बिल्कुल 100% सही है। और चूंकि मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व किया हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे भी भली भांति मैं इस समस्या से परिचित हूँ। पूरा हमारा आदिवासी समाज क्षेत्र के लोग आक्रोशित हैं। नहीं मालूम है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ये खनिज को, जमीन को, जंगल को, लकड़ी को, वृक्षों को अपना निजी समझकर मनमानी ढंग से दोहन किए जा रहे हैं। माइनिंग एरिया रावघाट की बात कर रहे हैं आप, निश्चित रूप से करीब 2-3 लाख बड़े बड़े इमारती लकड़ी कट गए हैं। और इस संबंध में फॉरेस्ट विभाग के जो छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं, बिल्कुल मौन साधे हुए हैं। इससे स्पष्ट लगता है कि ये सब की मिली भगत से ही ये अवैध कटाई हो रहे हैं। माना ठीक है, रोड, सड़क, बिजली, ये सब की आवश्यकता है विकास के लिए, परंतु ये कहां तक सही है कि जहां से रोड चाहिए वहां मनमाने झाड़ काट दिए जाए, जहां कुछ विकास की बात करें तो वहां की। अनूप जी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है इनके हौसले इतने कैसे बुलंद हो गए कि परमिशन भी नहीं ले रहे हैं। इनको मालूम है कि पेड़ों की ऐसी कटाई नहीं कर सकते, ये अवैध है, लेकिन फिर इन्होंने परमिशन कैसे नहीं ली और बिना परमिशन के इतने सारे पेड़ों को काट दिया गया, कैसे किसी को जानकारी नहीं मिली? यही सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो छत्तीसगढ़ में आई है, यही हमारे शासकीय अमला जो वन विभाग के हैं, अगर हमारे आदिवासी लोग 2 डिसमिल, 3 डिसमिल, 4 डिसमिल घर बनाने के लिए या खेती करने के लिए अगर पुराने जमाने से इंक्रोचमेंट किए हैं, तो उनको अब बलपूर्वक मैं कह रहा हूं, बलपूर्वक उन्हें हटाया जा रहा है और वहां ठीक है धमकी चमकी दिया जा रहा है। ठीक है अनूप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। चंद्रमौली मिश्रा जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, प्रदेश सचिव हैं शिवसेना के। चंद्रमौली जी, क्या कहेंगे जिस तरह से अवैध पेड़ों की कटाई हुई है सड़क निर्माण के नाम पर? देखने चाह रहा है कि हमारे क्षेत्र में बिना वन विभाग के अवैध अनुमति के कभी सड़क बनाने के नाम पे, कभी अवैध माइनिंग के नाम पे खुलेआम पेड़ों का अवैध कटाई किया जा रहा है। ये तो बीएसपी की बात हुई। इसके पहले भानु प्रतापपुर क्षेत्र में एक गोदावरी माइंस है, जहां पे 5 से 6 हजार पेड़ बिना अनुमति के काट दिए गए, जिसकी शिकायत पूरे प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हुई, किंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरा प्रशासन बेलगाम हो चुका। वही कोई गरीब अगर गलती से एक पेड़ भी काट दिया या एक खोभा काटने के लिए अपना चंद्रमौली जी, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? तो प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करता है, किंतु आज बीएसपी हो या गोदावरी माइंस हो, इनके द्वारा जो अवैध कटाई की जा रही है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, सावित्री जी के पास में चलते हैं। सावित्री जी, बचाने की कोशिश कौन कर रहा है इन्हें? बिल्कुल शासन, प्रशासन, सरकार का संरक्षण, ये सभी प्राप्त होने के कारण ये जो लोग हैं बिना अनुमति के पेड़ों को कटाई कर रहे हैं, सड़क निर्माण किया जा रहा है।
ये जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सावित्री जी, अभी आप विपक्ष में, लेकिन सरकार में आप भी रही थी, तब भी तो इस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही होगी, उस समय पर कोई एक्शन लिया गया था क्या? नहीं, बिल्कुल कटाई उस समय। अभी जो अभी 2.5 साल में आप देख रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में है। जब से यहाँ राज्य में सरकार बनी तब से बेधड़क जो है, चाहे अधिकारी हो बेलगाम हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहे। आए दिन जहां भी देखो अवैध रूप से जो है रेत खनन हो, चाहे ये क्या नाम पेड़ों की कटाई हो। सावित्री जी, माना आप विपक्ष में हैं, लेकिन आप विधायक भी हैं, क्या कार्रवाई की आप मांग कर रही हैं और किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? मैं सभी स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों के कारण मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हम भोले भाले आदिवासी लोग यहाँ पर रहते हैं। सावित्री जी, आखिरी सवाल, अभी अब मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है, आप भी उसमें शामिल होंगी, क्या ये मुद्दा विधानसभा में गूंजता हुआ सुनाई देगा? बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल अभी हमारा विधानसभा लगने वाला है, मैं क्वेश्चन लगाऊंगी और निश्चित ही चाहे रेत अवैध खनन हो, चाहे ये पेड़ों की कटाई, जी बिल्कुल मैं अपने क्षेत्र के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अपने जो भी आवाज बुलंद करना, बिल्कुल अपनी आवाज बुलंद करूंगी हमारे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। सिवनी के छपारा में तेज आंधी तूफान के दौरान एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां करीब 40 साल पुराने और वर्तमान में अनुसूचित जाति वर्ग के जर्जर बालक छात्रावास की छत पर लगा टीन हवा में उड़ गया। राहत की बात यह रही कि शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के कारण छात्रावास खाली था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तेज हवाओं के चलते कुछ टीन बिजली के तारों में फंस गए, जबकि अन्य सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद भवन की जर्जर हालत और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। साथ ही यह भी चर्चा है कि क्या भविष्य में यहां छात्रों को रखना सुरक्षित होगा या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, देखिए, तेज हवा में जो टीन शेड लगे हुए थे वो उड़ जाते हैं और दूर तक वो चले जाते हैं, कई पेड़ों पर पहुंचे, कई बिजली के तारों पर पहुंचे। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये बालक छात्रावास की छत पर लगा हुआ टीन है, यानी कि आप सोचिए कि यदि यहां पर छात्र रह रहे होते, क्योंकि छात्रों की अभी पढ़ाई नहीं थी, शैक्षणिक सत्र समाप्त हो चुका था, ऐसे में वो अपने घरों पर जा चुके थे, लेकिन यदि यहां पर छात्र होते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। और साथ ही छात्रों की सुरक्षा को लेकर के अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यदि छात्र यहां पर होते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। हो सकता है कि छात्र खेलने कूदने के लिए गए होते और इसी दौरान कोई उड़ता हुआ टीन भी यहां पर उन तक पहुंच सकता था। तो टीन शेड को लेकर अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं, और सवाल यह भी कि क्या अब दोबारा यहां पर छात्रों को रखना सुरक्षित होगा। हमारे साथ में प्रभात ठाकुर जी जुड़ गए, स्थानीय निवासी हैं। प्रभात जी, क्या हुआ था, किस तरह से टीन शेड उड़ गया? सर, ये मुझे जानकारी लगी सोशल मीडिया के माध्यम से कि कल जो बारिश हुई, आंधी तूफान आया, उसमें जो छात्रावास का टीन शेड था वो उड़ गया। जी, उसमें अभी कुछ दिन पहले, लगभग मुझे जानकारी के हिसाब से कुछ समय पहले ही वो टीन शेड लगा हुआ था। अब जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो किस आधार पर बना रही हैं, कैसे बनाए जा रहे हैं, और दूसरे टीन शेड भी उड़ते, तो प्रभात जी, ये जो हॉस्टल है क्या ये पहले से ही जर्जर हालत में है क्या? कैसे अचानक से इस तरह की मतलब तस्वीर आई? क्या पहले से व्यवस्था नहीं की गई थी? यदि टीन शेड है तो क्या उसे सही तरीके से चेक नहीं किया गया था? मेंटेनेंस को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल सीधा शासन प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि ऐसे, अभी तो ये था स्कूल बनते तो वहाँ बच्चे नहीं थे, और यदि छात्रावास में बच्चे रहते तो कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो उसका जवाबदेह कौन होता? और प्रभात जी, कई गांवों से बच्चे आते हैं, गरीब लोगों के बच्चे वहां पे पढ़ रहे होते हैं, तो क्या इसलिए शासन प्रशासन इस तरह से अनदेखी की है क्या? नहीं, बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शासन प्रशासन जो ऐसी व्यवस्थाएं करता है, निश्चित तौर पर ये प्रशासन की लापरवाही है इसमें, क्योंकि यदि बच्चे होते तो दुर्घटना हो जाती, शायद वो अच्छे इंजीनियर ने देख रेख नहीं लगाया, गुणवत्ता विहीन बनाया गया था, इसलिए शायद ये दुर्घटना हो गई। बिल्कुल प्रभात जी, तस्वीरें आपने भी देखी होगी किस तरह से जो टी शेड है वो उड़ चुका है, जो अंदर में सामान रखा हुआ है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। लेकिन क्या ये तो जानबूझकर के दावत देने वाली बात होगी ना कि आप समस्या को, आप इस तरह की दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं? बिल्कुल मैं आपके माध्यम से यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, जो सक्षम अधिकारी उनके ऐसी घोर लापरवाही नहीं करना चाहिए। सक्षम जो अधिकारी होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनकी देखरेख में ये लगवाना चाहिए। प्रभात जी, अब क्या मांग करेंगे? प्रभात जी, अब क्या मांग करेंगे, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों के खिलाफ? बिल्कुल जो इस एजेंसी में इन्वॉल्व हैं, जिन अधिकारियों की देखरेख में वो बनाया गया है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
कि कम पाइप लगा के या गुणवत्ता विहीन बनाया गया तभी उड़ गया। आजू बाजू में बहुत से टीन शेड लगे, वो नहीं उड़े, ये छात्रावास का ही। ठीक है प्रभात जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में वीडियो भी जुड़ गए हैं छपारा के राकेश दुबे जी। राकेश जी, क्या कहेंगे, किस तरह से ये कंस्ट्रक्शन किया गया था? क्या पहले से मेंटेनेंस को लेकर के सजग नहीं थे, एक्टिव नहीं थे? किस तरह से ये टीन शेड उड़ गया? क्योंकि यदि यहाँ पर छात्र रह रहे होते हॉस्टल में तो एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर हो सकती थी, एक बहुत बड़ा घटना यहाँ पे घट सकता था। नहीं, ये जो भवन है ना, ये सिंचाई विभाग के प्राथमिक शाला का पुराना भवन है, जिसका 2021 में रेनोवेशन हुआ था। और ये सीएम राइस की क्लासेस लगती थी यहाँ। पिछले वर्ष वो सीएम राइस की प्री प्राइमरी क्लासेस नई बिल्डिंग बन जाने से शिफ्ट हो गई। तो हमारा जो अनुसूचित जाति की बिल्डिंग अभी सैंक्शन हुई है लेकिन बनी नहीं है, वो छात्रावास वहां पर संचालित था। और इसका रेनोवेशन ऊपर बहुत बवंडर और हवा आने से ना पूरा नहीं उड़ा हुआ, वो पीछे से आधी छत उड़ी हुई है। राकेश जी, तस्वीरें आपने देखी होगी, अंदर में जो सामान रखे हुए हैं उन सामानों को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना नुकसान हुआ है। यदि बच्चे यहाँ पे रह रहे होते तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। नहीं, हमारे जो बाजू में आप देख रहे होगे एक और लेंटर वाले कक्ष है, जो प्राइमरी स्कूल है। बच्चे हमारे वहां रहते हैं, यहाँ खाना बनता है, स्टोरेज वगैरह रखते हैं, खेलकूद का सामान रखते हैं वहां। तो ये वाली जो बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है हमारी, एक लेंटर वाली भी है और एक टीन का जो प्रोफाइल लगी है वो वाली बिल्डिंग है। तो राकेश जी, जहां पर बच्चे रहते हैं, जहां पर बच्चों के रहने की व्यवस्था होती है, क्या वो जगह पूरी तरह सुरक्षित है? और जिस जगह पे ये हादसा हुआ है, क्या वहां पर बच्चे नहीं जाते हैं किसी भी काम से, खाने पीने या फिर किसी भी काम से? नहीं, खाने का अलग है हमारा। खाने का जो खाना बनने का और डाइनिंग रूम अलग है। इसमें हमारा सामान है, जो एक्स्ट्रा सामान रहता है वो रखते हैं, और एक्स्ट्रा क्लास हमारी लगती है वो भी रखती है वहां। लेकिन वर्तमान में बच्चे हैं नहीं, एक तारीख से बच्चे आएंगे। यदि एक्स्ट्रा क्लास लगती है तो बच्चे तो उसमें शामिल होते होंगे ना? ये बात ठीक है आपकी कि अभी बच्चे वहां पर नहीं थे, लेकिन यदि बच्चे होते तो हादसा हो सकता था। नहीं, निश्चित तौर पर हो सकता था। लेकिन तो राकेश जी, अब क्या कार्रवाई की जा रही है दोषियों के खिलाफ? इसके लिए आप असिस्टेंट कमिश्नर ट्रैवल ज्यादा बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो ब्लॉक लेवल का अफसर हूं जी। आप एसी ट्रैवल से ज्यादा संपर्क करेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन राकेश जी, क्या आपको नहीं लगता इसमें लापरवाही बरती गई, और खासतौर पे कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस को लेकर? ये कंस्ट्रक्शन से कोरिलेटेड चीज की जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं तो सिर्फ छात्रावास के निरीक्षण में जाता हूँ। तो राकेश जी, क्या आपने निरीक्षण किया था कि इस तरह यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी है? क्योंकि अगर अनुसूचित जाति के बच्चे रहते हैं, आप समझ सकते हैं कितने गरीब परिवारों से वो यहाँ पर आते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए। मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, उस छात्रावास में सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। ये तो बवंडर आ गया है तो छत उड़ गई, वो अलग इशू है, बट बाकी व्यवस्थाएं वहां बहुत अच्छी है। ठीक है राकेश जी, हमारे साथ में हमारे संवाददाता मनीष तिवारी भी जुड़ गए हैं। मनीष, यदि व्यवस्थाएं अच्छी थी तो फिर कैसे यह हादसा हुआ? मनीष, आवाज आ रही है आप तक? मनीष, राकेश जी कह रहे थे बीडीओ साहब की व्यवस्थाएं सही थी, उन्होंने भी निरीक्षण किया था, फिर किस तरह से यह हादसा हुआ? ठीक है, मनीष तिवारी जी के पास में जाएंगे। हमारे साथ में राकेश दुबे जी जुड़े थे, उन्होंने जानकारी दी, बताया कि किस तरह से वो निरीक्षण करने भी जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी हालांकि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे पढ़ते नहीं थे, यहाँ पर बच्चे रहते नहीं थे, उसके लिए अलग से कक्ष है। लेकिन इस बात को भी उन्होंने माना कि यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस जब होती थी तो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे। ऐसे में जब तेज आंधी तूफान आया और नुकसान इतना ज्यादा हुआ है, टीन शेड उड़ चुके हैं और अंदर रखे सामानों में और भी आप देख सकते कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि यदि यहाँ पर छात्र होते तो कितना बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता था, कितना बड़ा हादसा हो सकता था, और क्या इस हादसे से अब कोई सबक लिया जाएगा? गरियाबंद के देवभोग क्षेत्र को रेल लाइन से जोड़ने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर पहुंचे कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने सांसद रूप कुमारी चौधरी के सामने रेल विस्तार की पुरानी मांग को दोहराते हुए जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर सवाल उठाए। वहीं ओडिशा के राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार द्वारा कालाहांडी और नुआपाड़ा के साथ राजिम तक रेल लाइन जोड़ने का प्रस्ताव रेल मंत्री को सौंपे जाने के बाद क्षेत्र में भी उम्मीदें बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे पड़ोसी राज्यों में रेल विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है, वैसे ही देवभोग जैसे खनिज संपदा से समृद्ध क्षेत्र को भी जल्द रेल सुविधा मिलनी चाहिए। आज मुझे आवेदन मिला है इसका, यहाँ पे 14 किलोमीटर के आसपास ना
लगभग 14 किलोमीटर है जहाँ पे रेल सेवा विस्तार करने की आवश्यकता है। तो आज मुझे उसका आवेदन मिला। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री जो हैं उन्होंने अनेकों सौगातें दिए हैं इस प्रदेश को भी और इस पूरे देश को भी। तो हमें भी आने वाले समय में इस देवभोग क्षेत्र को भी रेल सेवाएं निश्चित रूप से उपलब्ध होगी, ये विस्तार होगा। और अभी आपने देखा कि राजिम तक आया, राजिम से अब इधर आपका गरियाबंद देवभोग तक ये जाएगा। निश्चित रूप से विस्तार के लिए हम प्रयास करेंगे और वो सफल भी होंगे। हमने मांग किया है जूनागढ़ से देवभोग तक का रेलवे लाइन विस्तार का और यहाँ सब स्टेशन बनाने के लिए हमने मांग की। हमारे युवा साथी नगर पंचायत के सभी युवा साथियों के साथ उन्होंने कहा है हम इसको करते हैं और देखते हैं। और एक और मांग की हम लोग इंदा गांव से यहाँ तक के लिए जो टावर का मांग किए हैं और 132 kV का जो वायर है ना टावर, वो जो बार बार जो गिर जा रहा है घना जंगल होने के कारण, उसके लिए हम लोग मांग किए हैं। तो देखिए, सांसद रूप कुमारी चौधरी से लोगों ने मांग की है रेल विस्तार को लेकर के। और आपने सुना भी किस तरह से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि देवभोग को रेल लाइन से जोड़ा जाना चाहिए, रेल विस्तार होना चाहिए। तो जनप्रतिनिधियों से ये उम्मीद लोग कर रहे हैं कि संसद के भीतर में ये मांग की जाए, इसके अलावा रेल मंत्री तक ये बात पहुंचाई जाए, ये मांग पहुंचाई जाए। और हमारे साथ में भगवानू बेहरा जी जुड़ गए, बीजेपी नेता हैं। भगवानू जी के पास में चलते हैं। अब भगवानू जी, रेल विस्तार को लेकर के लोगों की मांग है और लोग ये सांसद से भी मांग कर रहे हैं कि रेल मंत्री तक ये बात पहुंचाई जाए और देवभोग को रेल लाइन से जोड़ा जाए। जी, सबसे पहले तो मैं आम नागरिक एवं मीडिया बंधु से मैं प्रणाम करता हूँ जी। वर्तमान देवभोग से लगभग 15 किलोमीटर दूरी धर्मगढ़ उड़ीसा में रेल लाइन बनना शुरू हो चुकी है। वहां से भी देवभोग तक रेल लाइन कनेक्टिविटी किया जा सकता है। इसके लिए सरकार से अपील किया जा रहा है। यदि यही सुविधा होती है तो आवागमन के क्षेत्र में देवभोग क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। यदि सरकार द्वारा देवभोग क्षेत्र को आम नागरिक की सुविधा के लिए रेल लाइन स्वीकृति करती है तो आवागमन के क्षेत्र में सरल, सुगम एवं कम खर्च, कम समय में अपना व्यापार एवं अपना कुटुंब परिवार से मिलने जुलने के लिए आसान होगी। ठीक है, हमारे साथ में कांग्रेस नेता निराकार डोंगरे जी भी जुड़ गए हैं। निराकार जी, रेल विस्तार को लेकर के मांग की जा रही है, सांसद रूप कुमारी के सामने भी ये मांग रखी गई है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग, कब तक सरकार इस ओर कदम बढ़ाएगी और रेल विस्तार को लेकर के कोई एक सकारात्मक कदम उठाया जाएगा? हेलो जी निराकार जी। जी, बहुत धन्यवाद। आज मित्र भगवान बेहरा जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, प्रयास की जा रही है, प्रयास को लगातार छत्तीसगढ़ बनने के बाद से तो कम से कम 20 साल हो गए तब से प्रयास की जा रही है। हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ हमारे क्षेत्र के साथ हमारे जिला के साथ हमेशा इनका भेदभाव रहा है। दक्षिण गर्भा आज भी मूलभूत समस्याओं के वंचित है। रेल लाइन के कुछ बाद आज के लोग तरस रहे हैं और कई बार हमारे सांसद रूप कुमार। लेकिन निराकार जी आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। भगवानू जी के पास में एक बार चलते हैं। अब भगवानू जी, आप ये कह रहे हैं कि कई सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा यदि रेल लाइन को सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए, यदि रेल लाइन का विस्तार हो। लेकिन क्या लगता है क्यों अब तक इनकी मांगों को अनसुना किया गया, क्यों नहीं अब तक कोई कार्रवाई की गई इस ओर? जी देखिए आदरणीय जी, अभी हमारे सांसद महोदय अपने मीडिया के माध्यम से बाइक में बोल रहे थे, अभी तक उसको इस समस्या से कोई भी अवगत नहीं कराए थे। अब भी माननीय सांसद महोदय रूप कुमारी चौधरी जी ने आश्वासन दिया है। अब देवभोग क्षेत्र से रेलवे के लिए मांग की जा रही है तो उसे जल्द से जल्द दिल्ली तक इस बात को पहुंचाई जाएगी और त्वरित निराकरण के लिए प्रयास किया जाएगा, ऐसी आश्वासन कर रहे हैं। बिल्कुल। और भगवानू जी, जिस तरह से ओडिशा में राज्यसभा सांसद हैं सुजीत कुमार जी, उनकी तरफ से भी रेल विस्तार को लेकर के केंद्रीय रेल मंत्री को एक अपील की गई है। क्या अब ऐसे में आप ये मानकर के चल रहे हैं कि अब एक सकारात्मक कदम गरियाबंद में भी उठाया जाएगा? जी जी बिल्कुल उठाया जाएगा आदरणीय। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जहां तक
इस क्षेत्र के लिए मांग वहीं तक पहुंचती है तो अवश्य इस क्षेत्र के लिए मांग पूरा करेंगे, ऐसा मुझे आशा और विश्वास है। ठीक है जी। निराकार डोंगरे जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। निराकार जी, कितने आश्वस्त हैं, क्या लगता है अब रेल विस्तार को फाइनली हरी झंडी मिलेगी? हमेशा आश्वासन ही मिल रहा है महोदय जी हमारे देवभूमि क्षेत्र को। ये तो लगातार 20 साल से देवभूमि क्षेत्र का छत्तीसगढ़ का गरियाबंद जिला का शोषण ही करते जा रहे हैं। निराकार जी, अभी आपने सुना होगा बीजेपी नेता भगवानू जी, वो तो ये कह रहे हैं कि अभी तक मांग ही नहीं की गई थी किसी की तरफ से, अब मांग की गई, इसलिए अब रेल विस्तार को लेकर कदम उठाए जाएंगे। नहीं, लगातार मांग की जा रही है। 2000 तक जब से छत्तीसगढ़ बनी तब से ही मांग की जा रही है। हमारे बेहरा जी को शायद पता नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि रेल विस्तार को कम से कम अब प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि लोगों की मांग है और जाहिर है कि लोगों की आवाजाही को भी इससे बहुत ज्यादा सुलभ हो जाएगा, लोगों को फायदा पहुंचेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों को पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।